हेलो स्टूडेंट। तो आपका एक बार फिर से स्वागत है एम्पलीट्यूड क्लासेज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और ये लेक्चर नंबर 11 है अपना सॉलिड स्टेट फिजिक्स का। तो कल अपन ने लास्ट में जाते जाते मैंने आपको एक बात बोली थी कि अपन एटॉमिक जो स्कैटरिंग फैक्टर है उसको देखेंगे, साथ में जो आपका ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर फैक्टर है उसको भी देखेंगे कि सिंपल क्यूबिक के लिए क्या होता है। और ये CSIR नेट एग्जामिनेशन और गेट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, देखो तो आगे देखो, एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर इसको स्मॉल एफ से आप रिप्रेजेंट करते हैं। नॉर्मली नोटेशन है, बाकी आप कुछ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको। ठीक है, स्मॉल एफ से होता क्या है, मैंने कल जाते जाते भी बोला था, एम्पलीट्यूड ऑफ एक्स रे स्कैटर्ड बाय एटम। एटम से जो स्कैटर्ड होगी उसका जो एम्पलीट्यूड होगा एक्स रे का, और एम्पलीट्यूड ऑफ एक्स रे स्कैटर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन से जो स्कैटर्ड होगी उस जो उसका एम्पलीट्यूड होगा, उसका जो रेशियो होगा वो क्या होगा, अपना एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर होगा। स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। ठीक है, आगे देखो, इंटेंसिटी ऑफ एक्स रे पीक डिपेंड अपॉन टू फैक्टर्स। तो एक्स रे की जो पीक है वो डिपेंड करती है दो फैक्टर के ऊपर। देखो अभी मैंने करवाया नहीं है, इस तरीके से आप करोगे तो आपको एक कर्व मिलते हैं, एक इस तरीके से मिलता है और एक इस तरीके से मिलता है। तो एक मॉडिफाइड होता है और एक रियल होता है। तो इनके लिए भी अपन बात करेंगे, पर अभी बात नहीं कर रहे हैं इनकी। ठीक है, तो इनकी जो पीक है वो किस पे डिपेंड करती है, वो आपकी किस दो फैक्टर पे डिपेंड करती है। क्या करती है, स्कैटरिंग फैक्टर और एक ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर फैक्टर। तो आप एक चीज ध्यान रखें, दोनों को आप राइट डाउन कर लें अच्छे से, नोट्स तो बन ही रहे हैं साथ साथ में, तो इनको भी देख लें। ठीक है, अब इसके साथ देखो, इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर, ये तो पता ही है जनरल। तो एम्पलीट्यूड को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं कैपिटल एफ से। एम्पलीट्यूड जो होगा वो कितना होगा, स्मॉल एफ इंटू एस। यानी जो आपका स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड स्कैटरिंग फैक्टर है और जो ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर फैक्टर है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन किसके इक्वल होगा, एम्पलीट्यूड के। इसको ध्यान रखें। तो इंटेंसिटी कितना हो जाएगा, इंटेंसिटी हो जाएगा आपका एफ स्क्वायर एस स्क्वायर के इक्वल। ठीक है, उसके बाद देखो अपन नेक्स्ट देखते हैं इसी का पार्ट, स्ट्रक्चर जो फैक्टर है। ठीक है, ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर जो फैक्टर है वो रिप्रेजेंट किया जाता है एस से। ठीक है, और इसका जो फॉर्मूला होता है जे समेशन जे ई की पावर 2 पाई आयोटा ब्रैकेट यूजे एच प्लस वीजे के और डब्ल्यू जे एल। वेर ये जो जे जो समेशन में लगा हुआ है ये किसके लिए है, जे इज द समेशन ऑन नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल। कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे अभी बात करेंगे अपन सभी के लिए। यूजे वीजे डब्ल्यू जे आर द पोजीशन कोऑर्डिनेट्स ऑफ जेथ एटम, किसके, जेथ एटम के। क्लियर हुआ, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आपको मैं निकालना बता देता हूं इसको किस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है। सबसे पहले अपन बात करते हैं सिंपल क्यूबिक के लिए, यानी ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर फैक्टर फॉर सिंपल क्यूबिक। तो आपको पता है सिंपल क्यूबिक में जो एटम होता है, इफेक्टिव एटम होते हैं, वो कितने होते हैं, 1। और उसकी पोजीशन कहां होती है भाई, कोई भी कॉर्नर्स वाला कहीं पे भी ओरिजिन लो, जहां पे ओरिजिन होगा वहां पे होगा वो एटम। इसका मतलब जो इसकी पोजीशन होती है वो कहां होती है, इफेक्टिव एटम की 0 0 0। मैंने कहा था बिना कोमा के आएंगे तो मिलर इंडिसेज, और कोमा के हैं तो पोजीशन को रिप्रेजेंट कर। इसका मतलब एटम की पोजीशन क्या है, 0 0 0 पे होगी क्यूब के। अब आपको पता है कि जो मिल गए 0 0 और ये यू वी डब्ल्यू मिल गए आपको, साथ में जे, एक ही एटम है तो एक ही काम हो। तो क्या हो जाएगा, कैपिटल एस इक्वल्स टू और ई की पावर और 2 पाई आयोटा, और ये कितना हो जाएगा 0 प्लस 0 प्लस 0। ठीक है, क्योंकि 0 0 है ना, और 0 से मल्टीप्लाई करो तो ई की पावर क्या मिलेगा आपको, एस इक्वल्स टू ई की पावर 0। और ई की पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। इसका मतलब स्कैटरिंग फैक्टर जो आएगा वो क्या आ गया, 1। क्लियर है। तो आपको देखो जो आपका एम्पलीट्यूड है वो क्या हो जाएगा, एफ क्या हो जाएगा, एस इंटू एफ, यानी एफ मिलेगा 1 हो गया ना, एस की वैल्यू तो एस की वैल्यू तो 1 हो गई, तो आपका क्या मिल जाएगा, एफ। तो मुझे इंटेंसिटी चाहिए तो क्या मिल जाएगी, इंटेंसिटी, इंटेंसिटी इज इक्वल टू एफ स्क्वायर। क्लियर है यहां तक। अब एक चीज बताओ मुझे
कि इसके अंदर कहीं पे भी आपको ये रिक्वायरमेंट हुई क्या कि HKL की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है? सिंपल क्यूबिक में HKL पे डिपेंड कर रहा है, मतलब किसी भी टाइप का प्लेन हो, आप जो इंटेंसिटी है डज नॉट डिपेंड ऑन एनी प्लेन और HKL, ठीक है, HKL पे डिपेंड नहीं कर रही है, तो ऑल रिफ्लेक्शन क्या होंगे इसके अंदर अलाउड होंगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट, इसको ध्यान से देखें भाई चीजों को, तो और नीचे लाइन भी लिखना, ऑल रिफ्लेक्शन आर अलाउड इन सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर बिकॉज जो इंटेंसिटी डज नॉट डिपेंड ऑन HKL वैल्यू, ठीक है, HKL की वैल्यू पे डिपेंड नहीं करती। सेकंड देखो, स्ट्रक्चर फैक्टर फॉर BCC, किसके लिए? BCC के लिए, बॉडी क्यूबिक सेंटर्ड के लिए आपको देखना है। तो पहले मुझे बताओ, जो आपको BCC करवाया था तब आपको जनरली आपको पता है कहां कहां एटम होते हैं अरेंजमेंट, और इसके अंदर जो इफेक्टिव एटम्स होते हैं वो कितने होते हैं? इफेक्टिव एटम्स कितने होते हैं इसके अंदर? 2 होते हैं। तो इसके लिए नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे BCC के अंदर? इफेक्टिव एटम्स होंगे 2, और उनकी पोजीशन क्या होगी? तो देखो पोजीशन, उनकी पोजीशन जो होगी वो आपकी देखो, एक तो 8 कॉर्नर्स पे है, उनका इफेक्टिव एटम 1, तो वो तो कहां होगा? ओरिजिन पे, दैट इज मींस क्या होगा? 0 0 0, फर्स्ट एटम तो यहां पे ओरिजिन पे होगा। उसके बाद कहां एटम अरेंज होगा? उसके बॉडी के सेंटर पे है ना, सेंटर का मतलब आपको कैसे भी जाना हो चाहे एटम के, आपको कितनी ट्रेवल करनी पड़ेगी डिस्टेंस, कितना कोऑर्डिनेट जाना पड़ेगा? ऐसे आधा से, कहीं से भी जाओ आप आधा आधा, इसका मतलब दूसरे जो एटम की जो पोजीशन होगी वो क्या होगी? 1/2 1/2 1/2। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहां तक, ठीक है। देखो पोजीशन पता चल गई, तो अब अपन क्या निकाल सकते हैं? एस निकाल सकते हैं। देखो एस क्या होगा? एस के अंदर आपको करना है समेशन, 2 एटम है तो इस बार 2, पहले के लिए क्या पोजीशन है? 0 0, इसका मतलब 0 0 के लिए तो आप फाइंड आउट कर ही सके हो, क्या आती है वैल्यू? 1, तो 1 प्लस, ठीक है। सेकंड एटम के लिए पोजीशन क्या? 1/2 1/2, तो क्या करोगे आप? e की पावर 2 पाई आयोटा, और जो ये 1/2 1/2 है कहां आ जाएगा? बाहर आ जाएगा, वैल्यू 2, और अंदर क्या बचेगा? h प्लस k प्लस l, ये बचेगा, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो s क्या आ गया? 1 प्लस e की पावर पाई आयोटा और h k प्लस l, यह है, ठीक है। अब एक चीज देखो, आप HKL तो आ गया है, तो अब जो स्कैटरिंग फैक्टर है वो किस पे, ये जो आपका ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर फैक्टर है किस पे डिपेंड कर रहा है? HKL पे कर रहा है ना, तो HKL की क्या क्या चीजें पॉसिबल हो सकती हैं, कौन से जो HKL है वो अलाउड हो सकते हैं, कौन से रिफ्लेक्शन अलाउड हो सकते हैं? तो इसके लिए देखो कंडीशन है, आप क्या करो कि जो आपका S इक्वल्स टू, यदि कंडीशन में लेता हूं कि H प्लस K प्लस L क्या हो? ओड हो, ओड, यदि ये क्वांटिटी ओड होगी, यदि ये क्वांटिटी ओड हुई तो e की पावर पाई आयोटा की वैल्यू क्या होगी? -1, ओड होते ही -1 होगी, e की पावर पाई आयोटा की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी? ओड के लिए -1, और यदि -1 हुआ तो s कितना आ जाएगा अपना? +1 तो ये रहा और -1 ये, तो कैंसिल आउट, वैल्यू 0। तो ओड कंडीशन में क्या होंगे कि आपका जो ये s होगा ये क्या होगा? 0 होगा। यदि s 0 है तो डेफिनेटली क्या है? आपका एम्पलीट्यूड 0 है, और एम्पलीट्यूड 0 है इसका मतलब इंटेंसिटी क्या आपकी? 0 है। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, आगे चलते हैं। यदि प्रोसेस क्या हो अपना, मैं बोलूं कि यदि HKL की वैल्यू क्या हो? E1 हो, क्या हो? E1, तो किस तरीके से देखेंगे? देखो इफ, सेकंड देखो, इफ H प्लस K प्लस L इक्वल्स टू E1, क्या हो? E1 हो। E1 का मतलब क्या है कि e की पावर
आयोटा, जो आपका क्या है ए की पावर पाई आयोटा है, उसकी वैल्यू कितनी होगी बताओ। फॉर एग्जाम्पल 0 रखो, ए की पावर 0 की वैल्यू 1, 2 रख लो तो 2 की कितनी हो जाएगी वैल्यू +1। इसका मतलब जो इवन कंडीशन है उसमें इसकी वैल्यू क्या आएगी ऑलवेज +1। और यदि इसकी वैल्यू +1 आ रही है तो टोटल एस कितना हो जाएगा, 1 तो पहले ही चल रहा है और इसकी वैल्यू 1 आ गई, इसका मतलब 2 आ गया। कोई दिक्कत? तो 2 आने से आपके पास S2 आ गया तो F कितना आ जाएगा 2F, 2F और इंटेंसिटी कितनी आ जाएगी आपकी 4F²। तो इसके अंदर कौन सा रिफ्लेक्शन अलाउड होंगे, आपको पता है बीसीसी के लिए रिक्वायर्ड है यदि ओड हुए HKL तो इंटेंसिटी 0 मिलती है। इसके लिए आपको रिक्वायर्ड कंडीशन हो गई कि बीसीसी के लिए जो HKL की वैल्यू होगी वो मस्ट क्या होनी चाहिए, इवन होनी चाहिए। ठीक है, इसके लिए कौन से अलाउड होंगे, सिर्फ HKL इवन वाले अलाउड होंगे रिफ्लेक्शन, और कोई रिफ्लेक्शन अलाउड नहीं होगा। क्लियर हुआ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहां तक। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपन FCC। ठीक है, FCC में देखो आपको क्या करना है। FCC स्ट्रक्चर में पहले तो मुझे एक बात बताओ कि जो आपका FCC स्ट्रक्चर है उसमें जो आपका इफेक्टिव एटम्स आते हैं वो कितने आते हैं, राइट डाउन करते रहना भाई, थर्ड पोजीशन है। ठीक है ना, सबके लिए देखेंगे, डायमंड मिक्सर वगैरह के लिए, है ना। FCC के अंदर जो इफेक्टिव एटम्स आते हैं वो कितने आते हैं, 4 आते हैं, नहीं आते हैं। अब उनकी पोजीशन तो आपको पता है, एक एटम तो कहां रहेगा 0-0 कंडीशन पे क्योंकि वो तो ओरिजिन वाला है। उसके अलावा आपके जो 3 एटम है वो कहां रहेंगे, देखो 1/2, 1/2, 0, किसी भी फेस पे पहुंच जाओ आपको 1/2 डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी। ठीक है, 0, 1/2, 1/2। ठीक है, उसके अलावा 0, 1/2, 0 और 1/2, ये आपकी पोजीशंस होंगी। आपको यदि पोजीशन पता लग गई है तो स्कैटरिंग फैक्टर निकालने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। कैसे, देखो स्कैटरिंग फैक्टर ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर फैक्टर क्या होगा S, पहला तो 0-0 वाला है तो 1, भाई साहब आगे आओ, e की पावर 2 पाई आयोटा, हाँ जी पहला 0 है इसके अंदर u वाला, पर ये 1/2 1/2 है, इसका मतलब क्या होगा 2 तो बाहर निकाल लो और क्या होगा k + l। कोई दिक्कत? इसी तरीके से e की पावर 2 पाई आयोटा बाई 2 और क्या आएगा यहां पे h + k। ठीक है, उसके साथ साथ प्लस e की पावर और 2 पाई आयोटा बाई 2 और वैल्यू कितनी आएगी, देखो h + l, ये लो। तो आप क्या निकाल सकते हो, S = 1 + e की पावर पाई आयोटा k + l प्लस e की पावर पाई आयोटा h + k प्लस e की पावर पाई आयोटा h + l। ये आपका स्कैटरिंग फैक्टर आ गया। अब ये किस किस पे डिपेंड करता है, पहले ये चीज देखनी अपने को जरूरी है कि ये KL प्लस क्या होंगे, H + K क्या होगा, L प्लस क्या होंगे, इवन होंगे, ओड होंगे, और इवन ओड होंगे तो ऑल ओड होंगे तो क्या होगा, ऑल इवन होंगे तो क्या कंडीशंस आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो देखो अब ये आ चुका आपको, तो अब कंडीशन आपको देखनी है कि HKL ओड है या इवन है। तो ये देखते, देखो पहले आपको देखो फर्स्ट केस देखो क्या है, सारे नोट करते रहने भाई, ठीक है ना। देखो सबसे पहला आपका क्या कंडीशन है, केस फर्स्ट में मैं क्या कहता हूं कि HKL क्या हो, HKL क्या हो, ओड हो, सभी के सभी ओड हो। तो आप ओड को ऐड करोगे, 1 1 को ऐड करो, क्या मिलेगा 2, क्या मिलो 3 1 को ऐड करो 4 मिलेगा, यानी इवन मिल रहा है ना। और जब भी इवन वैल्यू मिलेगी तब इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी कि नहीं होगी, +1 होगी। इसकी वैल्यू कितनी होगी, +1, इसकी वैल्यू कितनी होगी, +1। ये कंडीशन आएगी।
तो स्कैटरिंग फैक्टर क्या लिख सकता हूं मैं, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 वैल्यू 4। यदि एस की वैल्यू 4 आ गई है तो कैपिटल एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4f, और इंटेंसिटी कितना आ जाएगा, 16f²। इसका मतलब जो ओड वाले एच स्केल होंगे वो रिफ्लेक्शन किसके अंदर अलाउड होंगे, एफसीसी के अंदर अलाउड होंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो कंडीशन अब इस बार क्या है, देखो आप सेकंड केस देखो, आपका सेकंड केस क्या है कि इवन हो, एच के एल की वैल्यू क्या हो, इवन हो, और इवन होगी तब क्या कंडीशन है, देखो जैसे आपने जोड़े ऐड किया 2 + 2 क्या मिला 4, आपने ऐड किया 4 + 2 6 क्या मिल रहे हैं, इवन मिल रहे हैं। इसका मतलब कंडीशन इसमें भी क्या होंगी, सभी वैल्यू ++1 होंगी। वापिस वैल्यू कितनी आएगी एस की, 4, कैपिटल एफ की वैल्यू 4f, और इंटेंसिटी वैल्यू कितनी आ जाएगी 16f²। इसका मतलब एफसीसी के अंदर यदि ऑल एचकेएल आर इवन और ऑड देन दोज रिफ्लेक्शन आर अलाउड, वो सभी क्या होंगे, रिफ्लेक्शन अलाउड होंगे। क्लियर। अब देखो सेकंड कंडीशन, यदि मिक्स हो, भाई मिक्स हो तो क्या कंडीशन आएगी। मिक्स का मतलब मैं एक एग्जांपल देता हूं, मिक्स का मतलब ऑड या इवन हो दोनों में से। फॉर एग्जांपल मैंने एक एग्जांपल में लेके बता देता हूं आपको, इस टाइप से 100, ठीक है 100 के लिए क्या कंडीशन है, ये दोनों तो क्या है, इवन है, और ये क्या हुआ, ओड, मिक्स हो गया ना। अब इस कंडीशन में देखो आप, तो इस कंडीशन में देखो h की वैल्यू तो 1 है, और k की वैल्यू 0 और l की वैल्यू 0। ठीक है, तो एक बार देखो h की वैल्यू 1 है तो आप यहां रखोगे, देखो k और l दोनों की वैल्यू क्या है, 0 है, तो मैं क्या लिख सकता हूं, s = 1 + 1 k + 0, h + k, h + k का मतलब क्या होगा, इवन आ गया ना तो माइनस आएगा, h + l, h का मतलब 1 और l का मतलब 0, इसका मतलब वापिस से इवन आएगा, सॉरी ओड आएगा, दोनों ओड रहेंगे तो माइनस, इसका मतलब वैल्यू कितनी आ गई, 0। तो इसका मतलब मिक्स के अंदर क्या होंगे, जब ओड और इवन होगा तब क्या होंगे, s की वैल्यू 0, और यदि s की वैल्यू 0 है तो i की वैल्यू क्या मिलेगी, 0। तो इस टाइप के जो रिफ्लेक्शन होंगे वो अलाउड नहीं होंगे। ठीक है, कंडीशन कौन से अलाउड होंगे, कौन से अलाउड नहीं होंगे, किस किस कंडीशन में होंगे, सारी मैंने यहाँ पे बात की। नेक्स्ट मैं चलता हूं डायमंड स्ट्रक्चर के ऊपर। किसके ऊपर, डायमंड स्ट्रक्चर। अब देखो ये चीजें हैं, इनको ध्यान रखे भाई आगे, ठीक है ना, सिलेबस कंटिन्यू चल रहा है, आप सॉलिड का ध्यान रखिए आप। ठीक है, क्वेश्चंस भी असाइनमेंट जहां से भी आपको क्वेश्चन मिलते हैं सेंड सोल्व कीजिए, और नहीं होता है तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप पे डाल सकते हैं। ठीक है, देखो डायमंड स्ट्रक्चर पे क्या होगा, डायमंड क्यूबिक स्ट्रक्चर में क्या होगा, देखो सिलेक्शन रूल देखो, सिलेक्शन रूल देखो, इसके सिलेक्शन रूल क्या होंगे। पहला एक चीज ध्यान में रखना कि डायमंड स्ट्रक्चर के अंदर ऑल ऑड HKL आर अलाउड। ठीक है, और जब भी HKL की वैल्यू क्या होगी, ओड होगी, उस कंडीशन में डायमंड क्यूबिक में आपके क्या होंगे, अलाउड होंगे। क्लियर है। सेकंड देखो, एक कंडीशन और है, यदि HKL इवन है, ठीक है, तो क्या कंडीशन होनी चाहिए, मस्ट बी देन H + K + L must be divisible by 4। वो 4 से डिवाइड होना चाहिए, यानी HKL की वैल्यू जो आएगी वो 4 से डिवाइड होनी चाहिए। उस टाइप के दोज रिफ्लेक्शन आर अलाउड, कैसे होंगे, उस टाइप के जो रिफ्लेक्शन होंगे वो अलाउड होंगे इसके अंदर। क्लियर है, दो ही कंडीशन है, एक तो ऑल ऑड होंगे और एक HKL इवन होगा, और डिविजिबल बाई किससे होगा, 4 से। दोनों कंडीशन के अंदर डायमंड क्यूबिक के अंदर क्या होंगे, अलाउड होंगे। क्लियर है। उसके साथ साथ आपको एक कंडीशन और ध्यान में रखनी है, किसकी, एक NaCl स्ट्रक्चर की और एक आपकी किसकी, KBr की। ठीक है,
ये दोनों ही किसको फॉलो करेंगे? एफसीसी के सिलेक्शन रूल को फॉलो करेंगे। नीचे राइट डाउन कर लेना स्टार डाल के, ठीक है। जो एफसीसी के लिए जो सिलेक्शन रूल होंगे वो अलाउड होंगे। एफसीसी के लिए मैंने अभी भी बताया क्या क्या होंगे, आप वैसे भी नोट्स बना सकते हो इजीली। क्या होंगे? ऑल ऑड और ऑल इवन अलाउड होंगे, एफसीसी को फॉलो करेंगे। सेकंड, आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि जो केसीएल है ना, इसके अंदर जो के का और सीएल का जो एटॉमिक जो स्ट्रक्चर फैक्टर है वो डिफरेंट होता है। सो इनके लिए क्या होता है, ये केसीएल क्या होता है, एफसीसी को फॉलो नहीं करता है स्ट्रक्चर को। जो केसीएल है वो किसको फॉलो करता है? सिंपल क्यूबिक के सिलेक्शन रूल को फॉलो करता है, और साथ में विथ लेटिस पैरामीटर a/2। क्या सिंपल क्यूबिक को फॉलो करेगा? क्या करेगा? सिंपल क्यूबिक को फॉलो करेगा, बट जो लेटिस पैरामीटर होगा उसका वो क्या होगा? a/2। तो सिलेक्शन रूल क्या होगा इसके? केसीएल के लिए सिलेक्शन रूल हो गया 2 इंटू सिंपल क्यूबिक, 2 इंटू सिंपल क्यूबिक। तो सिंपल क्यूबिक के लिए कौन कौन से? सभी अलाउड होते हैं। तो देखो, जैसे मैं एग्जांपल बता देता हूं, जैसे 1 0 0 सिंपल क्यूबिक में अलाउड होता है, 1 1 0 और 1 1 अलाउड होता है। इसी तरीके से आपके, ये तो सिंपल क्यूबिक के लिए। फॉर एग्जांपल आपको केसीएल के निकालने फाइंड आउट करने हैं, तो केसीएल के लिए क्या हो जाएंगे? 2 0 0, ठीक है, 2 2 0 और 2 2 2, ये अलाउड हो जाएंगे। कोई दिक्कत वाली बात इसके अंदर, केसीएल के अंदर? तो ये आपके क्या हुआ है, जो आपके केसीएल का स्ट्रक्चर था। अब एक चीज ध्यान में रखना आप कि जो इनके अंदर किस तरीके से आपका जो, मान लो कि एक जो कॉर्नर्स पे जो जितने भी एटम रखे हुए हैं वो एक प्लेन 1 0 0 से कवर हो जाते हैं, तो उनमें कोई भी एक्स्ट्रा फैक्टर नहीं आता। जैसे आप सिंपल क्यूबिक की बात करो तो 1 1 0 में प्लेन कवर हो जाता है, तो इसके लिए सिर्फ जो DH/K/L वैल्यू होती है वो किसकी इक्वल होती है? A की। पर जहां पे ऑल एटम्स कवर नहीं होंगे वहां पे अपने पास जो DH/K/L वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी? a/2 एक्स्ट्रा। क्यों आ जाएगी? क्योंकि उस एटम को कवर करने के लिए अपने को एक एक्स्ट्रा प्लेन की आवश्यकता होगी, एक्स्ट्रा प्लेन रिक्वायर्ड होगा, और उस प्लेन की वजह से अपने पास a/2 आ जाएगी। तो मैं आपको डिस्टेंस DH/K/L, ठीक है ना, ये लिखवाऊंगा किस किस के लिए? देखो DH/K/L, और वो भी क्या किस किस के लिए? देखो D1 0 0, D1 1 0, D1 1 1, किस किस के लिए? देखो क्यों, और होता भी क्यों है? देखो इसके अंदर क्या होता है, जो एक्सरे होती है उनके लिए पार्ट डिफरेंस एक्स्ट्रा प्रोड्यूस हो जाता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। वो कंडीशन अपन ज्यादा नहीं पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ पे कोई एमएससी या कॉलेज कोर्सेज का एग्जाम के लिए नहीं करवा रहे। जब कॉलेज के लिए करवाएंगे तो पूरा लिखवाएंगे अच्छे से उनको, ठीक है। तो आपको ये मेमोराइज रखना। देखो DH आपको सिंपल क्यूबिक के लिए, BCC के लिए और FCC के लिए। तो जैसे सिंपल क्यूबिक के लिए क्या होगा? D1 0 0 A, D1/0 कितना होगा? A/√2, और ये कितना होगा? A/√3। क्लियर है? BCC के अंदर एक प्लेन एक्स्ट्रा आ जाता है, बीच वाले एटम को कवर करने के लिए एक प्लेन की रिक्वायरमेंट होती है। 1 0 0 प्लेन कवर नहीं करता, तो इसके लिए क्या होगा? A/2 और A/√2, ठीक है। और क्या होगा? जो आपका A/√3। ऐसे ही FCC में क्या होगा? A/2 और A/√2 और A/√3, ठीक है। और इसके अंदर एक फैक्टर और एक्स्ट्रा ऐड होगा, तो उसके अंदर आपको बताया जाएगा कि इस तरीके से फैक्टर ऐड होता है ये, ठीक है ना। तो इस तरीके से देखो यहां पे भी एक एक्स्ट्रा प्लेन की वजह से 2 आ जाता है और एक एक्स्ट्रा प्लेन 2 आ जाता है, ठीक है। इसका मतलब जहां पे एटम जिस प्लेन से कवर नहीं होते हैं
और वहां पे एक्स्ट्रा प्लेन की रिक्वायरमेंट होती है उस एटम को कवर करने के लिए, वहां 1/2 से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा किस तरीके से डिवाइड करते हैं और क्यों करते हैं। ठीक है, ये आप लास्ट में एक जो आपकी जो टेबल है वो बना लेना DHKL की, क्योंकि जो क्वेश्चंस हैं वो मोस्टली यहां से अपन करेंगे अब। ठीक है, तो ये DHKL वाली कंडीशंस है, या आप एक टेबल बना लें जिससे आपको इजी हो जाएगा। ठीक है, बाकी आज जो इवनिंग में लेक्चर आएगा उसमें आपको इसके ऊपर कुछ बेस्ट एग्जांपल्स करवाए जाएंगे, उसके बाद अपन नेक्स्ट पे जाए लेंगे रेसिप्रोकल लैटिस के ऊपर। ब्रिलियन जोन्स क्या होते हैं, ब्रिलियन जोन्स भी रेसिप्रोकल लैटिस होती है, उनकी जो बाउंड्रीज होती है जिनसे घिरा हुआ रीजन्स होता है उसको ब्रिलियन जोन्स कहते हैं, उनके बारे में अपन आगे देखेंगे। फर्स्ट ब्रिलियन जोन, सेकंड ब्रिलियन जोन, स्क्वायर लैटिस के लिए किस तरीके से डिफाइन होता है। ठीक है, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। ठीक है, धन्यवाद।